हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी जी में। दोस्तों, हमारे देश में ना बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे ज़िंदगी के ना 2 ही बड़े अहम फैसले हैं। एक तो हमारा करियर और दूसरी हमारी लाइफ पार्टनर यानी हमारी शादी। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारे विदेश में सेट हो जाए तो फिर तो मामला सोने पे सुहागा है। ऐसा कि कई लोग मानते हैं और ऐसा सोच विचार भी है। मंजीत पंघाली की भी कहानी की शुरुआत पंजाब के रोहतक से एक हिंदी फिल्म की तरह होती है, लेकिन उसका दर्दनाक अंत कनाडा के वैंकूवर शहर के समुद्री बीच पे होती है। जी हाँ, 18 मार्च सन 2006 को अचानक एक महिला मंजीत पंघाली की गुमशुदगी की खबर फैलती है मीडिया में। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि अचानक एक महिला जो रोज़मर्रा अपनी लाइफ में रूटीन कर रही होती है, अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है। अब इस आग की तरफ फैलते हुए खबर को लोग बातों ही बातों में बहुत लिए जा रहे थे और सीरियसली भी लिए जाते थे कि अचानक कैसे कोई किसी महिला को किडनैप कर सकता है या फिर गायब कर सकता है। शुरुआती दौर में पुलिस तफ्तीश में लगी हुई थी, इंक्वायरी का बेसिस चल ही रहा था कि 5 दिन होते हुए 23 अक्टूबर 2006 को अचानक पुलिस को खबर मिलती है कि वैंकूवर के बीच पे एक अधजली महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, लाश की तफ्तीश करती है, देखती है और फिर पता चलता है कि ये एक महिला है जिसका नाम मंजीत पंघाली है। मंजीत के परिवार वालों को ये बताया जाता है, यह खबर दे दी जाती है कि उनके जो परिजन हैं उनका लाश यहाँ बीच से बरामद हुआ है पुलिस को, और पुलिस की इंक्वायरी फिर शुरू हो जाती है। लेकिन घर वाले बहुत शौक में होते हैं कि आखिर मंजीत के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि मंजीत एक बहुत ही खुश मिजाज, खुशहाल रहने वाली, बहुत ही मिलनसार रहने वाली महिला थी। अब मंजीत का मर्डर कैसे हुआ, कैसे वो गायब हुई, ये सारी कहानी जानने से पहले मैं आपको मंजीत के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मंजीत जो है पंजाब के रोहतक शहर से बिलोंग करती थी और मंजीत की फैमिली जो है रोहतक में ही रहती थी। तो मंजीत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसका बचपना जो है बहुत ही खुशहाल गुजरा, बहुत ही खुशनुमा थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी और एक ब्राइट स्टूडेंट जैसे होते हैं वैसी मंजीत थी, और जिसकी ख्वाहिश थी कि वो विदेश में जाए, खासकर कनाडा। जैसे पंजाब के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कनाडा में जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो कनाडा में जाके सेटल्ड हो जाए, वैसे ही मंजीत की भी थी। और घर वालों को भी सपोर्ट था क्योंकि मंजीत एक ब्राइट स्टूडेंट थी, कनाडा जाना चाहती थी, तो घर वाले भी पूरी तरह से सपोर्ट करते थे मंजीत को। इस तरह से मंजीत अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो उसने वैंकूवर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया आगे की पढ़ाई के लिए, और फिर वो वैंकूवर पहुंचती है, वहाँ पढ़ाई की शुरुआत होती है और कुछ दिनों बाद वहाँ पे मंजीत की मुलाकात होती है मुख्तियार से। मुख्तियार पंघाली जो इंडियन ओरिजिन होते हैं, लेकिन मुख्तियार की फैमिली जो है वहीं पे आपके वैंकूवर में ही सेटल्ड है। तो मुख्तियार भी वहीं पढ़ाई करते हैं और मंजीत भी वहीं बैचमेट होते हैं दोनों। अब दोनों का चूँकि पंजाब से बिलॉन्ग है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही, तो बात विचार कॉलेज में है तो मिलना जुलना बात विचार चलते रहता है। धीरे धीरे जो है बात विचार जो है, मिलना जुलना जो है, पसंद के रूप में बदल जाता है और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों को लगता है कि हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। अब ये बात जो दोनों अपने घर वालों को बताते हैं। अब मुख्तियार की फैमिली तो वहीं पे सेट होती है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन मंजीत की जो फैमिली है जो रोहतक में है, उनको लगता है कि ये मुख्तियार को तो बारे में वो जानते भी नहीं है। अब कैसे वो जाने बिना जाने लड़के को हाँ कर दें। मंजीत जो है फैसले लेने में काफ़ी माहिर है और एक बहुत ही मेहनती और दूरंदाशी जो होती है, दूर की सोचने वाली एक महिला होती है। तो वो जानती है कि उसका फैसला कभी गलत नहीं होगा, तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी उसका जो है फैसला गलत नहीं होगा, क्योंकि करियर जो है उसने सही चुना। अब जो इसकी बारी है लाइफ पार्टनर की, तो उसने भी वो भी कहीं न कहीं उसने अच्छा ही चुना होगा। तो घर वाले जो है उसमें हामी भर देते हैं, फिर जो दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी होती है, शादी की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है, कुछ महीने तो बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होते हैं। अब क्या है कि जब मंजीत की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों बाद मंजीत जो है अपने घर वालों को रोहतक से वो भी वैंकूवर बुला लेती है, वो भी कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं सेटल हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीतने के बाद फिर मंजीत को हल्का-सा धीरे-धीरे लगता है कि कहीं न कहीं शादी में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है। जैसे आम शादी में ज़िंदगियों में होती हैं थोड़ी बहुत कहा-सुनी हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट डेली के रोज़मर्रा की जो होती है। तो वैसे ही कुछ लगता है कि मंजीत को ऐसा कुछ हो रहा है और थोड़े से जो है मुख्तियार के स्वभाव में बदलाव आ रहा है। अब ये सब चीज़ें वो किससे ज़िक्र करे, तो वो अपनी दोस्तों से और अपनी बहन से ज़िक्र करती है
तो बहन और दोस्त समझते हैं कि ये तो हर शादी में होती है, शुरुआती दौर में हल्का-फुल्का कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हस्बैंड वाइफ में रहती है, जो कंपैटिबिलिटी कह लीजिए या एडजस्टमेंट कह लीजिए, थोड़ा-सा वही सब होता है। तो समझते हैं कि ऐसा ही कुछ है, जिसकी वजह से ये होगा। तो जानते हैं कि जैसे ही और शादी आगे बढ़ेगी, तो ये सब ठीक हो जाएगा। वो मंजीत को समझा देते हैं कि बेसिकली ऐसा-ऐसा है, बाकी आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। और वो लोग ये भी कहते हैं कि आगे चल के एक बच्चा हो जाएगा, तो तुम्हारा लाइफ जो है और भी हो जाएगा, क्योंकि फोकस तुम्हारा जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कुछ समय बीत जाते हैं, करते-करते साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं। फिर मंजीत को लगता है कि क्यों ना ऐसा करें कि अब थोड़े से जो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं ज़िंदगी में, वो थोड़े से अच्छे एक हैप्पी मोड में लेके चलते हैं, क्योंकि अब उनके शादी के 6 साल हो भी गए थे, तो सोचे कि क्यों ना एक हम घर में एक मेहमान लेके आएँ, मतलब कि एक बच्चा लेके आएँ। बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो है माया रखती है। तो माया के घर में आने के बाद मुख्तियार जो है, जो थोड़ी-सी इनकी अनबन हो रही होती है, थोड़ा-सा अब काफ़ी खुश रहने लगता है और माया के साथ खेलना, घर में थोड़ा-सा देखभाल करना, तो काफ़ी खुश रहने लगा। तो मंजीत को भी लगा कि कहीं न कहीं उनका ये जो बच्चा लाने का जो फ़ैसला था, काफ़ी अच्छा था और मुख्तियार भी काफ़ी खुश रहने लगा। तो दोनों की लाइफ़ जो है फिर से एक बार डगर पे चलने लगती है। कुछ समय फिर बीतते हैं, लेकिन मुख्तियार को जो एक थोड़ी-सी आदत लग गई थी ना कि वो कभी न कभी शराब पीने की लत लग गई थी। तो शुरुआती दौर में तो मंजीत सोचती थी कि चलो ठीक है, पंजाबी फैमिली है, फ़ॉरेन में रह रहे हैं, जॉब का स्ट्रेस होता है, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जो वो है ना, अब वो डेली में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट में होते ही ना अब थोड़ा-सा छोटा पैक जो बड़ा पैक में कन्वर्ट होते गया। और एक ये एक जो है ना छोटा-सा एक आप कह सकती हैं कि एन्जॉयमेंट जो है, अब वो एक मसला के रूप में, एक बर्डन के रूप में होने लगा। अब इन दोनों के बीच में रोज़मर्रा शराब को लेके या पी के या घर लेट आने पे थोड़ी-सी जो है अनबन सी होने लगी। अब मंजीत जो है, वो चाहती थी कि मुख्तियार जो है टोटली फ़ोकस करे घर पे। मुख्तियार जो है और उसकी फैमिली थोड़ी-सी पुराने ख़यालात के होते हैं। रहते हैं कनाडा में, लेकिन उनकी ख़यालात जो पुरानी होती है, वो सोचते हैं कि उनकी जो बहू है मंजीत, वो बेसिकली काम-वाम ना करे, वो घर पे रहे और बच्चे को देखभाल करे, मुख्तियार की देखभाल करे। तो मंजीत जो है घर पे रहे, खाना-वाना अच्छा बना के घर पे रहे और घर की सारी देखभाल करे, माया की भी देखभाल करे। तो बेसिकली वो नहीं चाहता था कि मंजीत जो है बाहर काम पे जाए। इसी बात को लेके उनमें फिर झगड़े होते थे कहीं न कहीं लेकर। तो ये चलता रहा आगे-पीछे और इधर मुख्तियार की जो शराब पीने की लत भी बढ़ती गई। अब शराब पीते-पीते इतना हो गया कि अब मंजीत को जो है ये बर्दाश्त से हद से बाहर हो गई। अब मंजीत ने सोचा कि अब इसको कैसे करें, अब ये तो मसला सुलझ ही नहीं रहा है। फिर उसने अपनी बहनों से बात की, अपने दोस्तों से बात की, उन लोगों ने भी समझाया मुख्तियार को। मुख्तियार को लगा कि चलो ठीक है, समझ आए, कुछ दिन अच्छा चला। अच्छा चलने के बाद फिर जो है मामला वैसी तरह चलने लगा। अब धीरे-धीरे ये जो है चीज़ें बढ़ती गई। अब मंजीत को लगने लगा कि शायद उसके साथ जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है थोड़ा डिवोर्स के बारे में सोचने लगी कि अब रहना जो है उसके साथ मुश्किल हो रहा है। तो काउंसलर के पास गए, मुलाकात की, तो काउंसलर ने बोला कि आपको ना एक मौका देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और मौका देने के लिए उसने कहा कि हो सकता है कि आप एक और बच्चा प्लान करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि जैसे पहले बच्चे के समय पे वो बहुत खुश हुआ था, दूसरा बच्चा है तो और खुश हो, और बर्डन आने पे क्या है, कुछ थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी उसकी तरफ जाए, फ़ोकस हो तो वो काम पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा और शराब की लत जो है, उससे छूट जाएगी। मंजीत जो है वहाँ पे योगा क्लासेस कराती है। योगा क्लासेस कराने के बाद वो घर लौटती है, घर लौटने के बाद बच्चे को देखती है और फिर उसके बाद जो अपना घर का काम करती है। मुख्तियार जो है कुछ दिनों तक अपना काम करता रहा, बच्चे को देखता रहा, फिर उसने काम-वाम छोड़ के अब टोटली थोड़ा घर पे ही रहने लगा, बच्चे को देखने लगा और कभी-कभी बिहेव करता था कि वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, लेकिन कभी-कभी लगता था वो काफ़ी डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि मंजीत जो है ज़्यादातर बाहर रहती है। धीरे-धीरे समय और बीतता गया। मंजीत को लगा कि शायद कुछ समय और बीतने पे मुख्तियार जो है थोड़ा सुधर जाएगा और वक़्त गुज़रता गया, लेकिन मुख्तियार नहीं बदला। उसके पीने की लत और बढ़ती गई। इसको देख के मंजीत जो है सोचते-सोचते डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उसको लगता था कि जिसके साथ उसने ज़िंदगी जीने की सोची थी, वही अगर बंदा ऐसा निकलता है, तो उसको अपने फ्यूचर जो है इनसिक्योर फ़ील होने लगा और ख़ासकर जो देखती थी कि अपनी बच्ची का भविष्य क्या होगा। तो काफ़ी इनसिक्योरिटी में वो डिप्रेशन में चली गई, काफ़ी दवाइयाँ उसको चलती थी। फिर 18 मार्च 2006 को मंजीत रोज़मर्रा की तरह अपनी रूटीन लाइफ़ की तरह वो योगा क्लास के लिए निकलती है। अपनी गाड़ी में योगा क्लास के लिए निकलती है और रोज़मर्रा की तरह शाम को वो घर वापस आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आती है। अब मुख्तियार को लगता है कि शायद वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगी, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब वो नहीं आती है,
तो मुख्तियार जो है वो योगा क्लासेस में पता करता है, वहाँ भी पता चलता है कि वो चली गई। फिर उसके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, चूँकि अब मंजीत की फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई, बहन भी शिफ्ट हो गई, सब लोग वहीं पे थे, तो वो सबके साथ पता करता है, लेकिन कहीं से भी कोई खबर मंजीत के बारे में नहीं मिलती है। अब ये जान के वो सबसे पूछता है क्या करे, नहीं करे, तो फैमिली मेंबर्स वगैरह उसको राय देते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि जब मंजीत और मुख्तियार के बीच में कुछ झगड़े होते थे या थोड़ा बहुत कहा-सुनी होती थी, तो गुस्से में मंजीत जो है टेम्परेरी घर छोड़ के चली जाती थी अपनी बहन के यहाँ, अपनी माँ-बाप के यहाँ, या फिर अपने दोस्तों के यहाँ कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए। तो उनको पता था कि घर पे बेटी है तो वो अब अपन वापस आएगी, तो आ जाती थी वो नॉर्मली। तो उन्होंने कहा कि कुछ घंटों के लिए या अगले दिन देख लेना, वो वापस ऑटोमैटिकली आ जाएगी। तो मुख्तियार जो है उनके कहने पे रुक जाता है, अगले दिन भी वो वेट करता है, लेकिन अगले दिन भी शाम हो जाता है, वो नहीं आती है। तो फिर सबको चिंता होने लगती है, मंजीत के फैमिली मेंबर्स को भी, मुख्तियार को भी, क्योंकि अब तो बच्ची है ना, अब तक ले तो उसको आ जाना चाहिए, 3 साल की बच्ची है और मंजीत अब तक ले वापस आई नहीं है। फिर जब उन्होंने देखा कि ये मामला जो है अब गंभीर होते जा रहा है, तो सबने राय किया कि मुख्तियार को पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मुख्तियार पुलिस स्टेशन जाके अपना एफआईआर लॉन्च करवाते हैं उसकी गुमशुदगी के, और बताते हैं कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है और 1 दिन पहले वो गई है, अभी तक वापस नहीं आए हैं। पुलिस को भी लगा कि शुरुआती जाँच में कि वो शायद गुस्से में इधर-उधर गई होगी। पुलिस ने भी कहा कि ठीक है, आप अपने एंड पे वेट भी कीजिए, हम बाकी अपना छानबीन करते हैं। अब पुलिस में रिपोर्ट फाइलिंग होने के बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है, और फिर शुरुआती जाँच में जैसे होते हैं सबके फ़ोन टैपिंग करना, ये करना, वो सब कुछ पुलिस जो करना शुरू करती है। जाँच की प्रक्रिया शुरू होती है तभी 5 दिन बाद 23 अक्टूबर 2006 को अचानक पुलिस को खबर मिलती है कि एक महिला की अधजली लाश अ, बीच पे पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ देखती है, और तब उन्हें पता चलता है कि ये तो मंजीत पंघाली की है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तब वहाँ उस पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मंजीत जो थी प्रेग्नेंट थी, और पेट में जो उसका बच्चा था वो एक बच्ची थी। पुलिस जो ये बात है घर वालों को बताती है, घर वाले बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट लेडी को कैसे कोई मार सकता है। तो जिसने भी मारा उसने एक नहीं दो दो हत्याएं की, एक तो मंजीत और दूसरी उसकी बच्ची का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मंजीत को पहले गला घोटा गया, फिर उसे जलाया गया। अब पुलिस जो है सारी इंक्वायरी और सारी जांच कर रही थी, उन्होंने कार की भी फॉरेंसिक टेस्ट की, तो कार के जांच से, शुरुआती जांच से पता चला कि उसमें कोई अंदर में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, लगता है कोई जानकार ने ही ऐसा किया है। अब ये खबर होती है, पुलिस ने क्या किया कि सबसे पहले मुख्तार जो है उसको अपने कब्जे में लिया, इंटरोगेशन चालू कर दिया। मुख्तार से इंटरोगेशन से पता चला कि मंजीत की एक अपने कॉलेज का एक फ्रेंड था, और जिसका नाम था टोनी। अब मुख्तियार ने बोला कि टोनी के साथ उसका काफ़ी आना-जाना था, वो उसके साथ डिनर करने भी जाती थी। तो पुलिस को लगा कि शायद टोनी वो शख्स हो जिसने ये हादसे को अंजाम दिया, और शायद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ऐसा कुछ हो। उन्होंने टोनी को पकड़ा। टोनी को फिर उन्होंने अपना पकड़ा, उससे इंटरोगेशन किया, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया, जिसमें पता चला कि टोनी जो है वो बिल्कुल सिर्फ़ एक फ्रेंड था और कोई लेना-देना नहीं था, और जब भी उनकी मुलाकात हुई है बस सिर्फ़ एक ऐसी कैजुअल, और वो ऐसी कुछ रिलेटेड, काम से रिलेटेड टॉपिक वगैरह। बाकी कोई पर्सनल, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कोई भी ऐसी मामला, कोई भी ऐसा मामला कुछ नहीं था। प्लस उन्होंने कॉल डिटेल भी चेक कर लिया पुलिस ने कि टोनी और मंजीत की जितनी भी कॉल डिटेल्स थे, उससे सारा पता चला कि आपस में क्या था मामला, तो वो भी उनको लग गया कि ज़्यादा इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, और जैसे-जैसे टोनी ने बताया, वैसी सारी चीज़ें जो है पुलिस को सामने दिखती गई। तो पुलिस को लगा कि ये टोनी जो है, ये क्लियर है, मतलब इसको क्लीन चिट वो दे देते हैं। अब उनको शक होता है मुख्तियार पे कि मुख्तियार जो है, उसने आके टोनी के बारे में ऐसा क्यों कहा? टोनी को तो छोड़ देते हैं, मुख्तियार जो है उसको फिर वो लेके आते हैं इंटरोगेशन में, फिर उससे पूछताछ होती है, और फिर पूछताछ होने पे वो बताता है कि मंजीत और मुख्तियार के फैमिली के बीच में एक बंदा होता है जो दोनों फैमिली को जानता है, और इन दोनों को भी जानता है, जो दोनों के बीच में होता है। वो होता है मुख्तियार का छोटा भाई सुखविंदर। अब सुखविंदर जो है वो नीचे बेसमेंट में रहता था, जिसकी वजह से सुखविंदर और मुख्तार दोनों बैठकर काफ़ी शराबी पीते थे, काफ़ी लेट नाइट तक करते थे, जो मंजीत को पसंद नहीं था। ऐसा मुख्तार बताता है पुलिस को, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कई बार तो मंजीत डायरेक्ट सुखविंदर को बोलती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जो ये बात मुख्तार को काफ़ी हमेशा काफ़ी बुरी लगती थी, लेकिन कई बार वो बीच बचाव करता था। अब ये सिलसिला चलता गया, लेकिन अचानक जब ये हद से ज़्यादा पार हो गई, तो एक दिन काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसमें मंजीत ने मुख्तार को बोल दिया कि उसको अब 2 में से एक को चुनना पड़ेगा, या वो अपने भाई सुखविंदर को चुने या फिर मंजीत को चुने। मतलब कि दोनों में से एक घर छोड़कर जाएँगे। फाइनली मुख्तार जो है वो मंजीत को चुनता है, और सुखविंदर जो है वो घर छोड़ के चला जाता है। अब इधर इस बातें सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद सुखविंदर ही वो बंदा हो जो इसने सारा कांड किया हो, क्योंकि वो करीबी है, वो घर का है और सारा कुछ जानता भी है, और उसके साथ ऐसा मंजीत ने किया है, तो शायद वही अपने ईगो में, अपने गुस्से में उसने बदला लेने के लिए ऐसा कुछ किया होगा।
पुलिस जो है सुखविंदर का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, सब कुछ पता लगाती है, उसके कॉल डिटेल्स चेक करती है। सब कुछ पता करने के बाद पता चलता है कि उस दिन सुखविंदर जो था अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उसको वो बाकायदा प्रमाण और प्रूफ भी दे देता है, जिसकी वजह से पुलिस को सुखविंदर को भी क्लीन चिट देनी पड़ती है। अब जो घूम फिर की बात जो है फिर आ जाती है मुख्तार पे। पुलिस मुख्तार को पकड़ती है, फिर इंट्रोगेशन करती है, बताती है कि और भी जो इस केस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में बताए कैसे क्या हुआ। सुखविंदर और मंजीत की जो लड़ाई होती है उससे वो काफ़ी आहत होता है, उसको बहुत बुरा लगा जब उसके भाई को घर से निकाला गया और इससे वो काफ़ी हर्ट भी हुआ था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन एक मन में उसके खिलाफ पीड़ा थी मंजीत के, लेकिन वो बर्दाश्त किए चल रहा था। ये बात सुनते ही पुलिस ने मुख्तार को कस्टडी में लेना चाहा, लेकिन चूंकि मंजीत और मुख्तार दोनों के परिवार वालों को मुख्तार पे भरोसा था और फ्रेंड्स और दोस्तों को भी, तो कोई उस पर कोई शक नहीं कर रहा था कि इस पर कोई शक या मुख्तार कभी ऐसा कुछ कर सकता है। तो पुलिस ने भी सोचा कि चलो अभी इसको नहीं लेते, अपना इन्वेस्टिगेशन का काम और थोड़ा तेज़ करते हैं। पुलिस जो है अपने इंट्रोगेशन का काम एक बार फिर से शुरू कर देती है और इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर देती है और दोनों साथ के साथ चल रहा होता है। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो कार मंजीत ने आखिरी बार चलाया था उसमें बेसिकली उसका सीट जो था थोड़ा पुश किया हुआ था, जिससे पुलिस को लगा कि ये शायद उस दिन मंजीत ने नहीं किसी और ने कार चलाई है। एक बार फिर से मुख्तार को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि कार जो है आखिरी दिन कहाँ पे था और वो कहाँ योगा क्लासेस में जाती थी। तो उसने बताया था कि वो योगा क्लासेस के लिए जाती थी, वहीं पे कार पार्क करती थी। और पुलिस ने जब वहाँ से पता लगा तो पता चला कि कार जो है वहाँ पे नहीं था, योगा क्लासेस से 20 किलोमीटर दूर वो पार्क करती थी। और फिर मुख्तार ने बताया कि जहाँ पे वो पार्क करती थी वहीं पे योगा क्लासेस थे, लेकिन पुलिस ने बताया कि वहाँ पे कोई योगा क्लासेस नहीं थे और बेसिकली कार जो है वो बॉडी के पास पाया गया था, उस एरिया में भी कोई योगा क्लासेस नहीं थे। तो कहीं न कहीं पुलिस को शक होने लगा कि मुख्तार जो है बातों को घुमा रहा है और कहीं न कहीं आगे-पीछे कर रहा है। पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन काम चालू रखती है, कॉल डिटेल्स चेक करते हैं, हर के सबके फ़ोन टैप होने लगे हैं, फैमिली मेंबर्स के फ़ोन टैप होने लगे हैं सब। पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि आखिरी जो कॉल मंजीत का था वो उसके घर पे ही था। वो आती है, मुख्तार से पूछती है कि उसका मंजीत का फ़ोन कहाँ है? तब पता चलता है कि मंजीत के फ़ोन में ही मुख्तार सिम कार्ड डाल के वो उसी का फ़ोन इस्तेमाल करता था और आखिरी जो कॉल था मंजीत का वो उसी शाम को उसके घर पर ही था। इसका मतलब कि मंजीत जो है योगा क्लासेस के बाद घर वापस आई थी। अब ये शक होते ही पुलिस ने क्या किया कि घर के आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस थे, वो सारा सीसीटीवी फुटेजेस निकालते हैं। एक आसपास के पेट्रोल पंप से एक फुटेज निकलता है, वहाँ पे दिखा जाता है कि मुख्तार जो है कुछ न्यूज़पेपर्स और एक लाइटर लेता है। अब ये जो है फुटेज देखने के बाद पुलिस जो है मुख्तार को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या वो स्मोक करता है? तो वो बोलता है कि ना वो कभी स्मोक नहीं करता, वो सिर्फ ड्रिंक करता है। पुलिस के जो शक होता है अब यकीन में बदल चुकी है और वो समझ में आ रहा है कि कातिल असली कौन है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद करीब 6 महीने बाद पुलिस अंतिम फैसले पे आती है और मुख्तार को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद मुख्तार को कस्टडी में पूछा जाता है कि आखिर उसने इस घटने को अंजाम कैसे दिया। मुख्तार जो है शुरुआत में पुलिस को कोऑपरेट नहीं करता है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद थोड़ा ठग डिग्री का इस्तेमाल करने के बाद मुख्तार जो है टूट जाता है और वो बताता है कि उस रात वो योगा क्लासेस से आती है, उसके बाद दोनों में बहस होती है। चूँकि मुख्तार जो है काफ़ी पिया हुआ था इसलिए अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही काफ़ी पहले से गुस्से में था, उसके भाई सुखविंदर को निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी मंजीत से चिढ़ा हुआ था। फिर उस रात दोनों में काफ़ी बहस होती है, बहस इतना हो जाता है कि मुख्तार जो है गुस्से में मंजीत का गला दबा देता है। मंजीत जो है वहीं गिर जाती है। उसके बगल में उसकी जो 3 साल की बेटी है वो सो रही होती है। अब उसकी अपनी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो क्या करता है कि उसी गाड़ी में भर के वो लेके जाता है और बीच पे रात को उसी न्यूज़पेपर और लाइटर से वो जलाने की कोशिश करता है और जला के आधी बॉडी जलती है, थोड़ी बहुत रह जाती है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। पुलिस को ये सारी बातें बताने के बाद पुलिस जो है अपने अंतिम फैसले पे पहुँचती है और चीज़ों की आगे कार्रवाई होती है और ठीक 6 महीने बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और मुख्तार को अपनी वाइफ और अपनी होने वाली बच्ची के दोनों के मर्डर के इल्ज़ाम में करीब आजीवन कारावास उसकी सज़ा सुनाती है। मुख्तार को आजीवन कारावास सज़ा हो जाती है। उसके बाद जो बच्ची बचती है 3 साल की माया, अब माया का क्या होगा? फिर माया की कस्टडी के लिए दोनों परिवार के बीच में कानूनी लड़ाई होती है और कोर्ट जो है माया की कस्टडी मंजीत की बहन जैस्मीन को दे देती है। तो दोस्तों इस कहानी में हम देख सकते हैं कि कैसे एक गलत आदत या एक खराब आदत आप कह सकते हैं, उसने पूरा परिवार तबाह कर दिया। अगर मुख्तार की वो शराब पीने की ना लत होती, ना आपस में इनके झगड़े होते, ना मंजीत को मारता, इनफैक्ट मंजीत और उसकी बच्ची को भी नहीं मारता। आदत एक लत की वजह से एक फैमिली तबाह हो गई। एक नहीं, आप कह सकते हैं 4 जिंदगियां तबाह हो गई। क्या मिला इससे? मुख्तार आजीवन कारावास, मंजीत इस दुनिया में नहीं रही। एक बच्ची जो होने वाली थी बेचारी वो भी वो मौत के घाट उतार दी गई। बच्ची माया, उसके पास कौन है? माता पिता का तो साया भी नहीं रहा।
इससे हमें यही सीख मिलता है दोस्तों कि हम चाहे कितनी भी कोई गंदी आदतें कर लें, लेकिन एक लिमिट, एक कंट्रोल होता है, एक समय होता है। आप अकेले में बैचलर लाइफ में चाहे जितना भी कर लीजिए, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप सेटल हो जाते हो, तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो हमारी जो आदतें होती हैं गलत, वो बहुत कम हो जानी चाहिए। वरना जब दोनों को मिक्स करेंगे या दोनों को साथ लेके चलेंगे, फिर तो उसका दुष्परिणाम होना ही है, और आखिर में जो भुगतता है वो परिवार ही, और परिवार ऐसे ही टूट जाता है। उम्मीद करता हूँ आपका ये स्टोरी आज पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी तक। नमस्कार।